की शुरुआत उस मैराथन बहस से जो इस वक्त भी लोकसभा में जारी है। पेपर लीक पर मौजूदा कानून को और कड़ा बनाने पर चर्चा चल रही है। संशोधन बिल पर दोपहर 2 बजे के बाद चर्चा शुरू होगी। मॉनसून सत्र में लगातार 6 दिनों तक हंगामे और गतिरोध के बाद आज पक्ष और विपक्ष दोनों बहस के लिए तैयार हुए, लेकिन फिर से गड़े मुर्दे उखाड़े गए, एक दूसरे के इतिहास को खरोचा गया। लेकिन आज की बहस का टर्निंग पॉइंट था प्रियंका गांधी का भाषण, जो कि शाम 5 बजे शुरू हुआ। उनकी स्पीच में सरकार पर कटाक्ष था, सियासी हमले थे, सवाल थे और नसीहत भी थी। उनके भाषण के कीवर्ड्स देखते हैं: लाठीचार्ज, पैलेट गन, नेहरू, राम मंदिर, वोट चोरी, गौमूत्र, अकड़, कैमरा एंगल। ये वो शब्द थे जिन पर लगातार सदन में हंगामा होता रहा। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, अरे फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए नए एंगल से, अपने फोन से नए नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। हर लाठी जो किसी लड़की पर, किसी लड़के पर चली है, वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी है। आपके शासन में हमने बड़ी बड़ी चोरियां देखी हैं। चुनाव में वोटों की चोरी, राम मंदिर में चंदा की चोरी। सबसे बड़ी चोरी तब हुई जब देश के नौजवानों के भविष्य, उनके सपने चुराए गए। आपकी सरकार ने देश के करोड़ों छात्रों को क्या संदेश दिया? आपको किस बात का गौरव है, किस बात का अभिमान है? ये कौन सा अहंकार है? देखिए, आज की बहस में सरकार लगातार खुद को छात्रों का हितैषी बताती रही, जबकि विपक्ष पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए सरकार को ही जिम्मेदार बता रहा था। इस बीच अखिलेश यादव ने सवाल उठाए कि 2024 में कानून बना तो फिर से पेपर लीक क्यों हुआ। इस पर रिजिजू ने कहा कि इमरजेंसी से अच्छा है कानून में सुधार। इस पर अखिलेश यादव ने तीखा जवाब दिया। अब ये जो एग्जामिनेशन को लेकर के तरह तरह की वारदातें होती रही या पेपर लीक भी होता रहा, ये केवल किसी एक प्रदेश या एक प्रांत तक सीमित नहीं रहा। ऐसा पहले भी होता था। अलग अलग पार्टियों की सरकारें रही, अलग अलग प्रदेश रहे। सूची लंबी है। इन 2010 ड्यूरिंग यूपीए रूल there was again a committee which suggested, I don't know why this was not given due consideration for whatever reasons and for whatever interests. So I think you must compliment Prime Minister Modi and this government. आज से 2 साल पहले ये बिल लाया गया था, पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एक्ट 2024। इसी तरह आज जैसे मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार ने इस बिल का इंट्रोडक्शन करते हुए ये कहा कि ये बहुत ही एक ऐतिहासिक कदम है कि जो 45 व्यक्ति थे जो चार्जशीट हुए थे नीट यूजी 2024 पेपर लीक के मामले में, 45 में से 44 को बेल मिल चुका है। इनका ये रवैया देख के अध्यक्ष जी, कभी दुष्यंत की 2 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पैरों के नीचे कोई जमीन नहीं है,
कमाल है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। और जो बिल लेकर के आए हैं आप, बिल तो 24 में भी लेकर के आए थे आप। जो 24 में बिल लेकर के आए तो उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया, ये आप बता देना मंत्री जी। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूँ, छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है? या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा? आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया। ये मुझे ही समाजवादी पार्टी के कुछ सांसद कह रहे थे, हम गए तो हमें भी उन्होंने भगा दिया कि आप क्यों आए हो। मैंने कहा भाई आपका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा था, आपको वहां कौन लेता है। उन युवाओं ने भी इनका मजाक उड़ाया। राहुल जी तो हिम्मत ही नहीं कर पाए उस आंदोलन में जाने की। अखिलेश यादव ने पेपर लीक के मामले से लेकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में भी सरकार के जख्मों पर नमक डाल दिया और उन्होंने तंज किया कि जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। अखिलेश जी, संसद में तथ्यों, आंकड़ों और बहस की बाजीगरी के साथ काफी हंगामा भी था। टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने जैसे ही अपने भाषण में सरकार को फेल कहा तो सत्ता पक्ष भड़क उठा। अरे चुप कीजिए, या तो मैं बोलूं। सर प्लीज पुट द हाउस इन ऑर्डर। चुप कराइए, आप इनको बोलिए, आप इनको बोलिए। 2024 में बिल लाके आज अमेंडमेंट लाना पड़ रहा है। अरे शर्म करो, शर्म करो। इसको बंद कराइए, सरसा होने दीजिए, सरसा। सर एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स द सर एवरी स्टूडेंट डिजर्व्स। बैठिए, बैठाइए इसको, बैठाइए। सर आप देख लीजिए चर्चा कौन चाहता है, चर्चा कौन चाहता है, कौन नहीं चाहता है। सभी से निवेदन है सर बिल पे, सभी से निवेदन है, आप सब लोग बैठिए प्लीज। सभी से निवेदन। सर बिल पे चर्चा कौन चाहता है और कौन नहीं चाहता है ये साफ है सर, ये दिख रहा है। Every student deserves the assurance that examinations should be fair. This government has mastered one art. Whenever governance fails, they change the law. Whenever administration collapses, they increase punishment. Whenever institutions fail, they announce another committee. लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी टकराव के बीच एक ऐसी बहस भी हुई जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। असल में प्रियंका गांधी के बाद बीजेपी की तरफ से सांसद तेजस्वी सूर्या के बोलने की बारी थी। उस समय चेयर की कुर्सी पर जगदंबिका पाल आसीन थे। जगदंबिका पाल खुद बीजेपी के सांसद हैं। तेजस्वी सूर्या को अपनी बात रखने के लिए पार्टी ने 20 मिनट का वक्त दिया था, लेकिन वो ये समय समाप्त होने के बाद भी लगातार बोलते रहे। वो भाषण समाप्त ही नहीं कर रहे थे। तब पीठासीन अधिकारी जगदंबिका पाल ने उन्हें टोका और कहा कि अब समाप्त कीजिए। इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों की तकरार में प्रहलाद जोशी की कैसे एंट्री हुई और फिर सुप्रिया सूले जिन्हें सूर्या के बाद बोलना था वो कैसे जोशी पर ही कटाक्ष करने लगी, बहस का ये पूरा सीक्वेंस आपको देखना चाहिए।
ಡೆಲ್ಲಿಲಿ ಬಂದು ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ KPSC ಇರುವಂತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು. अध्यक्ष जी मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, लास्ट मिनट अध्यक्ष जी प्लीज, अध्यक्ष जी आप 2 मिनट दीजिए ना, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये पार्टी का बात नहीं है, ये देश के युवाओं का बात है। अध्यक्ष जी आप मुझे 2 मिनट दीजिए, 2 मिनट दीजिए, आप 2 मिनट दीजिए, क्यों बार बार आप टोक रहे हो? पार्टी ने मुझे 20 मिनट का समय दिया है, ये कौन सी बात हुई? प्लीज 2 मिनट दीजिए, ये युवाओं का आक्रोश है अध्यक्ष जी। स्पीकर भी है अध्यक्ष, वो लोग भी बोलेंगे, ठीक है अध्यक्ष जी 1-2 मिनट तो दीजिए ना, पार्टी की तरफ से बोलेंगे। अध्यक्ष जी प्रहलाद जोशी जी आप क्या कहना चाहते हैं? सर हमारा पार्टी के टाइम में हम एडजस्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट तेजस्वी सूर्या उठा रहे हैं, कृपया तो और 5 मिनट टाइम दीजिए सर। मिस्टर तेजस्वी सूर्या, आई हैव गिवन यू मोर देन 30 मिनट्स। Yes. डोंट अध्यक्ष जी, पास last. टाइप ऑफ रिमार्क्स। Thank you, sir, very much. Before I start my speech, I'll make a small point and compliment Tejasvi Surya ji for his very eloquent speech and fiery speech. A cabinet minister of India demanding to a speaker कि मेरे स्पीकर को 5 मिनट दे दो. I've been in parliament for 20 years. ऐसा सीन तो मैंने कभी नहीं देखा. राजनाथ सिंह जी आप तो बहुत सालों से हम सबके बड़े वरिष्ठ नेता है. कैबिनेट मिनिस्टर का ऐसा बर्ताव तो मैंने कभी नहीं देखा स्पीकर से लड़ते हुए कि मेरे स्पीकर को 5 मिनट दे दीजिए. यू आर एन एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया. If he is the education minister of India, he has to have the dignity to show what he is, to lead by education. This is not some comedy of BJP कार्यकर्ता working. He is education minister of India, sir. और ये जो नया जेनजी का लिंगो यूज कर रहे हैं ना, मैं भी उनको बताना चाहती हूँ सर, इन्होंने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा, सब बीजेपी के लोगों ने देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं पता है, सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है. इनकी अगली जनरेशन में इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शायद. हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है. वैसे जब दोपहर 2 बजे लोकसभा में चर्चा शुरू होने वाली थी तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल हो गए. कांग्रेस नेता KC वेणुगोपाल ने पूछा कि इतना अहम बिल सदन में आया है लेकिन पीएम और गृह मंत्री मौजूद नहीं है. इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें क्या जवाब दिया, देखना जरूरी है. Such an important bill, Honorable Prime Minister is not there, Home Minister is not there. राज्य मंत्री बैठे हैं यहाँ पे, आपका विषय तो हाँ बताओ, आप विषय क्या आपका? Sir, before starting the bill, सदन we need a clarification from the government. पर रखे जाने वाले मैं सदन में कहता हूं वेणुगोपाल जी, अगर आप 2 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए, सरकार कोई आपत्ति नहीं रखता है. एक बार मिल करके तय कर लेंगे. अभी स्पीकर साहब ने कह दिया, हम और 1 घंटा बढ़ाने में हमारा कोई आपत्ति नहीं है सरकार. पहले आपने 6 घंटे बोला, फिर बाद में 8 घंटे बोला. 8 घंटे के बाद भी और भी समय चाहिए तो हम 10 घंटे के लिए तैयार हैं. ठीक है, ओके. फिक्र में अब बात करते हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान छात्रों पर पैलेट गन के कथित इस्तेमाल की. इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई है. कोर्ट ने कहा है कि छात्रों का प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है. जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी. इसमें अलग अलग पक्षों के तर्क हैं और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इसे समझते हैं. प्रदर्शनकारियों की तरफ से दायर याचिका में कहा गया कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण था लेकिन पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया. पैलेट गन, रबर बुलेट, इलेक्ट्रिक बैटन, कील लगी लाठियां चलाई गई. कई छात्र गंभीर रूप से घायल हुए. एक की आंख की रोशनी चली गई. आरोप लगाए गए कि सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी भी कार्रवाई में शामिल थे. पूरे देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए एक समान गाइडलाइन की मांग की गई. इसके अलावा पुलिस कार्रवाई की SIT से स्वतंत्र जांच कराने की मांग भी की गई. अब देखिए कि आखिर केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने क्या कहा. केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि प्रदर्शन में असामाजिक और आपराधिक तत्व भी घुस आए थे. इनके हमलों में 250 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. पुलिस की कार्रवाई को केवल एक तरफा नहीं देखा जा सकता. छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है लेकिन कानून तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए. सभी पक्षों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा, अंतरिम आदेश,
शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। आपराधिक रिकॉर्ड न रखने वाले नाबालिगों को रिहा किया जाएगा। सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैम, वायरलेस और पीसीआर रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाएं। प्रदर्शनकारियों का मोबाइल, अन्य डिजिटल डेटा सुरक्षित रखा जाए। कोर्ट ने दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, असम समेत सभी राज्यों को नोटिस जारी किया। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को अगली सुनवाई में ऑनलाइन पेश होने का आदेश दिया गया है। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर तय नियमों का उल्लंघन होता है तो कानून को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह अंतिम फैसला नहीं है, बल्कि यह अंतरिम आदेश है, इंटरिम ऑर्डर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानी 3 अगस्त को होगी। वैसे आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान रैपिड एक्शन फोर्स द्वारा पैलेट गन का शिकार हुए पीड़ित युवक भी न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट गए। अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट में एक पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन और 2 अन्य लोगों प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी ने याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता प्रशांत कुमार सिंह और शेख इरशाद मंसूरी ने कहा कि अचानक रैपिड एक्शन फोर्स ने पंप एक्शन गन से छर्रों की बौछार कर दी, जिससे छर्रे हमारे शरीर में जा घुसे। इसके बाद तुरंत तेज दर्द हुआ और खून बहने लगा। हमें लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहां छर्रों को निकालने के लिए सर्जरी की गई। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि अस्पताल में कई और लोग थे जो इस तरह के इलाज के लिए आए थे। पेपर लीक से परेशान युवाओं पर पैलेट गन के कथित इस्तेमाल ने कई गंभीर संवैधानिक और मानवीय सवाल खड़े कर दिए। इसे लेकर आज संसद में पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस बोल रही है, जवाब मांग रही है, जवाब दीजिए। देश के युवाओं पर पैलेट गन्स और AK-47 चलवाने की क्या आवश्यकता थी? क्या वे आतंकवादी थे? क्या आतंकवादी हैं? किसने ऑर्डर दिया पैलेट गन्स चलाने के लिए? किसने ऑर्डर दिया? किसने आदेश दिया? वो आदेश कहां से आया कि पैलेट गन का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया? किसने आदेश दिया कि आंसू गैस का इस्तेमाल हो? किसने आदेश दिया कि लाठी पैरों पे नहीं, लाठी सर पे पड़नी चाहिए? किसने वो आदेश दिया? आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीजें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला। I was sitting in the Lok Sabha canteen, house was not functional. You also missed it. We've all heard the loud sounds outside. किसकी आवाज थी? वो टेयर गैस की आवाज थी। पता नहीं पिलेट्स चल रहे थे सर। ये सरकार जो बेटियों की बात करती है, आपने बेटियों के कपड़े फाड़े, आपने कील लगे वाले डंडों से बच्चों के सर फोड़े, वहां पे आपने पैलेट गन चलाई, आपने बिहार में AK-47 का प्रयोग किया। वैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास काफी नाराज दिखे हैं। उन्होंने एक्स पर एक लंबी पोस्ट में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश सरकारों को मौजूदा FIR पर कार्रवाई करने और जांच जारी रखने की इजाजत देता है। सौरभ दास ने खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन नंबर 4 की आलोचना करते हुए इसे काफी चिंताजनक बताया। सौरभ दास ने लिखा है कि सरकार ने 25 जुलाई को भरोसा दिया था कि सभी FIR वापस ली जाएंगी और किसी भी प्रदर्शनकारी को निशाना नहीं बनाया जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आज का निर्देश सरकार के भरोसे के बिल्कुल उलट है। इसीलिए वो भारत सरकार और NDA शासित राज्यों से मांग करते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दें कि छात्रों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी ओर CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि अगर पुलिस की तरफ से छात्रों को परेशान करने का सिलसिला जारी रहा तो कॉकरोच जनता पार्टी जल्दी एक बड़े और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के जरिए इसका जवाब देगी। छात्रों को निशाना बनाना और उन्हें परेशान करना बंद करना चाहिए। खैर, अब पूर्व शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से जुड़ी राजनीतिक विवाद की पर फिक्र की फाइल। सोमवार की वायरल तस्वीर हमने भी आपको दिखाई थी। संसद परिसर में बीजेपी नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान का जोरदार वेलकम किया। मकर द्वार पर उनके समर्थन में नारे लगाए गए। इस्तीफे के बाद उनका इस अंदाज में स्वागत विवादों के कटघरे में आ गया। सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी तो विपक्ष से भी सवाल उठने लगे।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनके स्वागत की फोटो के साथ पोस्ट लिखा। उन्हें भ्रष्टाचार और भारत की बर्बाद शिक्षा व्यवस्था का प्रतीक बताया। उनके इस्तीफे का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे लिखा, यह कोई सम्मान नहीं, लाखों बच्चों के भविष्य की बर्बादी का जश्न है। देश का हर छात्र ये देख रहा है और उसमें शामिल हर चेहरा याद रखेगा। राहुल गांधी के अलावा प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत विपक्ष के दूसरे नेता भी लगातार सवाल उठा रहे हैं। शिक्षा मंत्री जी ने शर्मनाक परिस्थितियों में अपना इस्तीफा दिया और कल यहीं मकर द्वार पर मेरे सत्ता पक्ष के सांसदों ने जिंदाबाद के नारे चिल्लाते हुए उनका संसद में ऐसे स्वागत किया जैसे मानो कोई सुपरस्टार पहुंच गए हैं। जब भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को मुकुट पहनाया जा रहा था, स्वागत हो रहा था उनका, तब महाराष्ट्र में एक परिवार पेपर लीक पीड़ित अपनी बेटी की आत्महत्या का शोक मना रहा था। जहां आंखों में शर्म होनी चाहिए, वहां बेशर्मी और स्वागत के नगाड़े बजाए रह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जो स्वागत हुआ उसके लिए हमें कोई शिकायत नहीं है। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। जिस मंत्री के तहत पे 21 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, आत्महत्या की, जब उसने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, कल जब वो सदन में आए आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए। When a minister resigns taking moral responsibility for a failure, you don't greet him as a hero. जो पाग दुनिया का सबसे सम्मानित पाग है, मित्रा का पाग, अब चोर को मित्रा का पाग पहनाइएगा। वैसे इन विवादों से दूर धर्मेंद्र प्रधान आज अपने गृह राज्य ओडिशा में। जब संसद में उनके स्वागत पर सवाल पूछे जा रहे थे, तब दिल्ली से 1700 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर में क्या हुआ वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए समर्थकों की भीड़ आ गई। उनको सम्मानित करने और गुलदस्ता देने की होड़ लग गई। लगातार उनके समर्थन में नारे लगते रहे। गाड़ी में बैठने के बाद भी समर्थक और कार्यकर्ता उन्हें अंग वस्त्र देते नजर आए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं। उन्हें शिक्षा सुधारों का अहम चेहरा बताया जा रहा है। पार्टी शायद ये संदेश देना चाहती है कि इस्तीफे को वह उनकी व्यक्तिगत या राजनीतिक विफलता नहीं मानती और नेतृत्व अपने नेताओं के योगदान के साथ खड़ा रहता है। लेकिन दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक और छात्र आंदोलन के बीच पद छोड़ा है। विपक्ष इसे जवाबदेही का नतीजा बता रहा है और सवाल टाइमिंग और तरीके पर उठा रहा है। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि अगर इस्तीफा छात्रों के गुस्से और देशव्यापी दबाव के बाद हुआ तो फिर भव्य स्वागत क्यों? संसद में एक तरफ एंटी पेपर लीक संशोधन बिल पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही, तो दूसरी तरफ संसद के बाहर सोशल मीडिया पर बीजेपी के एक सांसद के बयान पर सियासी तलवारें खिंच गई हैं। अंदाजा आपको वैसे हो गया होगा हम किनका जिक्र कर रहे हैं, अब तो कंफर्म हो गया होगा। ये सांसद कंगना रनौत हैं, जो कि 2024 में जब से सांसद बनी हैं तब से आए दिन अपने विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। इस बार उन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट में शामिल लड़कियों के बारे में एक्स पोस्ट में विवादित बातें लिख दी हैं। शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने और अपने हकों की आवाज उठाने वाली उन लड़कियों को गटर छाप जनरेशन तक कह दिया है। कंगना का यह पोस्ट आपको देखना चाहिए। इसमें उन्होंने लिखा है, एंड आई कोट, सबसे शर्मनाक बात उन युवा हिंदू महिलाओं का व्यवहार है जो स्वतंत्र और करियर बनाने वाली महिलाओं की जिंदगी की नकल करना चाहती हैं, लेकिन उस आजादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहती हैं। असल में स्वतंत्र महिलाएं विद्रोही फैसले लेती हैं, बेबाक राय रखती हैं, परंपराओं से हटकर करियर चुनती हैं और अपने हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी भी उठाती हैं। उन्हें अपने कर्मों की कीमत खुद चुकानी पड़ती है। वे अपने माता पिता या परिवार की कीमत पर ऐसा नहीं करती हैं। आज तथाकथित वेस्टर्न सोच से प्रभावित भारतीय महिलाओं की एक पीढ़ी, एक नई पीढ़ी सामने आई है। ये गटर जनरेशन है। इनमें से कुछ के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है। वे पढ़ाई में अच्छी नहीं है, लेकिन इतनी बदसूरत सोच और भ्रष्ट मानसिकता रखती हैं कि अच्छी हाउसवाइफ भी नहीं बन सकती हैं। अनकोट।
सवाल यह है कि क्या कंगना ने आधी आबादी का अपमान किया? कंगना के इस बयान पर जब बवाल बढ़ने लगा तो फौरन उनकी सफाई भी आ गई। उन्होंने पीएम मोदी की मां को लेकर कहे गए अपशब्दों का जिक्र करके खुद का बचाव करने का प्रयास किया। वो कैसे देश, समाज और छात्रों के भविष्य की फिक्र करने लगी, आपको देखना चाहिए। हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है। उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदे गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा? क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे। कंगना रनौत का विवादों से पुराना नाता रहा है। बहुत पहले देश की आजादी पर भी वो विवादित बयान दे चुकी हैं। उन्होंने तब 1947 में मिली आजादी को भीख कहा था। इसी तरह से उन्होंने दावा किया था कि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं बल्कि सुभाष चंद्र बोस थे। किसान आंदोलन पर कहा था कि भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति पैदा करने की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा इन्हीं कंगना ने फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मुंबई की तुलना पीओके से की। मुंबई को पीओके जैसे बेहद असुरक्षित बताया था। लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरह से नई पीढ़ी की लड़कियों को गटर छाप कहा है, उसके बाद देश में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। उनकी सफाई आने के बाद भी विपक्ष ने कंगना रनौत पर जमकर कटाक्ष किया। छात्र जो हैं देश का, जो हमारे नौजवान हैं, उनके पूरे भविष्य को, अब वो कंगना रनौत पढ़ी लिखी कितनी है उसको पता भी है कुछ? पहले वो अपनी डिग्री तो बता दे, वो कितनी पढ़ी लिखी है जो जनरेशन छात्रों को ज्ञान बांट रही है। कंगना रनौत ने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अगर किया है तो मैं समझता हूँ बहुत ही निंदनीय है, ये कंडेमनेबल है। इनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है? नहीं पता होगा उनको। और आप जेनजी स्टूडेंट, छात्र जो हमारे भारत का भविष्य है, उनके बारे में ऐसा बोल रहे हो? इनको पूरे जेनजी के सामने माफी मांगना चाहिए सार्वजनिक। मोदी जी को देखना चाहिए कि देखिए उनके सांसद किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं जेनजी के लिए। कंगना रनौत जी जहाँ तक पॉलिटिकल बातें हैं, कोई उन्हें सीरियसली लेता नहीं है और इसलिए मैं समझता हूँ तो प्रारंभ से ही हंसी के पात्र रहती है। मैं समझता हूँ उसको सीरियसली लेना नहीं चाहिए। कंगना 2 साल से सांसद हैं, वर्षों से जानी मानी एक्ट्रेस हैं, 4 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता रह चुकी हैं। फिल्मी गलियारे से लेकर सियासी गलियारों तक में उनका नाम बहुत बड़ा है और बड़ा नाम अपने साथ बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर चलता है। इसीलिए कंगना को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। कुछ भी बेतुका बोलने से पहले सोचना चाहिए, क्योंकि वो इस नई पीढ़ी में लाखों लड़कियों की रोल मॉडल भी है और ऐसे विवादित बयानों से वो अपने फैन से बहुत दूर हो सकती हैं। अब तो लोग ये कामना करते हैं सत्ता पक्ष की कंगना ना बोले बस। खैर, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में लेकर चलते हैं। वहां मुनीर जनरल डायर की बर्बर भूमिका में आ चुके हैं और अपने हकों की आवाज उठाने वाली आवाम पर खुलेआम फायरिंग करवा रहे हैं। अफसोस यूएन को यह नहीं दिखाई दे रहा है। ट्रंप की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। नरसंहार चल रहा है पीओके में, उस पीओके में जहां पर इनका कोई हक नहीं है। पाकिस्तानी रेंजर्स की इस फायरिंग में अब तक 30 लोगों की जान जा चुकी है। पीओके की इस भयावह स्थिति से फिक्र जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन अफसोस ट्रंप की चापलूसी करने वाले मुनीर के इस जालिम कृत्यों की आलोचना इंटरनेशनल सोसाइटी ने अब तक नहीं की। बात बात पर मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले तमाम सो कॉल्ड चैंपियन भी इस बर्बरता पर चुप हैं। पीओके में खूनी सोमवार और लहूलुहान मंगलवार की पूरी कहानी कुछ इस तरह से है। इसकी शुरुआत होती है, ध्यान से देखिए, फर्जी वोटिंग के ड्रामे से, जिसमें मुनीर और शाहबाज को जबरदस्त तरीके से मुंह की खानी पड़ी। पीओके में कल 12 सीटों के लिए मतदान हुआ, लेकिन सेना की पूरी कोशिश के बाद भी लोग वोट डालने नहीं पहुंचे। उल्टे इन चुनावों का बहिष्कार किया गया। अवामी एक्शन कमेटी ने मुजफ्फराबाद चलो मार्च का
फिर से ऐलान कर दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। अकेले रावलकोट में 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। मुनीर और शाहबाज के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसी के बाद मुनीर ने वहां तैनात रेंजर्स को गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया। आम लोगों पर AK-47 और असॉल्ट राइफलों से गोली चलाई गई। 30 से ज्यादा लोगों ने इस फायरिंग में जान गंवाई। JAAC नेता उमर नजीर के भाई उस्मान नजीर की भी जान चली गई। गोली लगने से कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब तक 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। मुनीर ने POK की सड़कों पर इस समय 33,000 रेंजर्स तैनात किए हुए हैं। पाकिस्तानी वायुसेना को भी अलर्ट रहने का ऑर्डर। रैली प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। JAAC का हेड ऑफिस सील कर दिया गया है। POK में आज भी इंटरनेट बंद था। वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही गोलीबारी के बाद भी कई शहरों में प्रदर्शन जारी है। रावलकोट में अभी भी हजारों प्रदर्शनकारी जुटे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने यहां चिनार चौक पर कब्जा जमा लिया है। कई जगहों पर पाकिस्तानी रेंजर्स को भगा दिया गया है। लोगों ने कुछ पुलिस चौकियों पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पूरे POK में ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है और असीम मुनीर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट है कि POK मुनीर के हाथ से निकलता जा रहा है। POK में आजादी की मशाल से इस्लामाबाद में सत्ता की कुर्सी जलने लगी। हर किसी के मन में एक सवाल था कि पाकिस्तान और सऊदी का एक अलायंस है। अभी हम आपको यह भी बताने वाले हैं। पाकिस्तान और सऊदी का अलायंस है। हर किसी के मन में सवाल था, हूती जब सऊदी पर हमला कर रहा है तो पाकिस्तान मदद करने क्यों नहीं आ रहा है? 30,000 रेंजर्स तो POK में लगा रखे हैं। बलोचिस्तान में पाक आर्मी का काफी डिप्लॉयमेंट है। ये अपने आप को तो बचा नहीं पा रहे हैं, दूसरे मुल्कों को क्या बचाएंगे? POK में हो रहे चुनावों और सेना के अत्याचार पर भारत ने भी पाकिस्तान को खूब सुनाया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान इन चुनावों के जरिए POK में अपने अवैध कब्जे को छिपाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही मानवाधिकार उल्लंघन से दुनिया का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि POK में हो रहे विरोध प्रदर्शन दशकों के शोषण का परिणाम। अंत में आम लोगों से जुड़ी एक ऐसी खबर जिसमें भ्रष्ट व्यवस्था का जिक्र है और जनता की मुसीबतों वाली फिक्र है। बात भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े एक और पुल की करते हैं। इस साल बारिश में यह पहला है। इन तस्वीरों को गौर से देखें। ये कोई सदियों पुराना पुल नहीं है जिसे वक्त ने जर्जर बना दिया हो। ये वो पुल है जिसे अभी 12 जुलाई को बड़े दावों के साथ जनता के लिए खोला गया था। आज तारीख है 28 जुलाई, यानी ठीक 16 दिन। एक बारिश ने ही सिस्टम के दावों का वाटरप्रूफ पेंट उखाड़ कर फेंक दिया। बल्कि वाटरप्रूफ क्या, सभी सारे प्रूफ खत्म हो गए। तो सिंक होल है बहुत बड़ा। ये पुल ऐसे धंसा मानो नीचे कंक्रीट और सीमेंट ही नहीं है, सिर्फ कागजी वादे भरे गए हैं। सड़क गायब है, रास्ता ठप है और आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई। ये पुल एक बेहद अहम मार्ग पर स्थित है। इसी रास्ते से सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा जाता है। ऐसे में पुल बंद होने से आम लोगों के साथ प्रशासनिक आवाजाही भी प्रभावित हुई है। नंदा की चौकी पर जो नवनिर्मित पुल था वो एक बार फिर से ढह गया है और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो पुल से ठीक पहले जो अप्रोच होती है वो अप्रोच देर रात ढह गई है और उसके बाद यहाँ की जो आवाजाही है उसे पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। दूरबीन से क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ ये विकास धड़ाम हो गया है। ये धड़ाम हो गया आज विकास। जो मैंने 7 जुलाई को इसकी सच्चाई बताई थी वो निर्माण में भारी भ्रष्टाचार और लापरवाही बरती गई है। पिछले 1 महीना भी नहीं चला ये पुल। 16 करोड़ का पुल 16 दिन भी नहीं चला है। फर्स्ट हम रोड ओपन कर रहे हैं, उसके बाद में फर्दर क्योंकि इसमें जो कॉम्पैक्शन होना है आप देख सकते हैं कॉन्टीन्यूसली हमारे RBM को डंप करके तो अगले 3-4 घंटे में रोड ओपनिंग दी जा रही है इसमें। पुल के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल डिज़ाइन कम्प्लीटली सेफ है और जो फर्दर ये नेग्लिजेंस जिस किसी भी लेवल पे रही है उससे रही होगी तो उस संबंध में जांच के पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाए। और अब देखते हैं इस वक्त की 9 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी का पोस्ट हटाने पर सरकार मेटा पर सख्त हो गई है। सरकार ने मेटा के ग्लोबल हेड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मेटा ने कहा है कि वीडियो गलती से हटाया गया था, बाद में उसे फिर से पोस्ट कर दिया गया। सरकार इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। मध्य प्रदेश में मूंग खरीद पर किसानों का आंदोलन तेज हो गया है। नर्मदापुरम, हरदा,
सीहोर और आसपास के जिलों से भारी संख्या में किसानों ने भोपाल कूच किया है। वो सीएम हाउस तक जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको रास्ते में ही रोक दिया, जिसके बाद हंगामा हो गया है। किसानों की मांग है कि 100% मूंग की खरीद एमएसपी पर की जाए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। 1 अगस्त से योजना का पोर्टल शुरू होगा और रक्षाबंधन से महिलाओं को लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई। महाराष्ट्र सरकार ने आंदोलन के दौरान छात्रों पर दर्ज मामूली और छोटे मोटे आपराधिक मामले वापस लेने का फैसला किया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस संबंध में अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। यह बताया गया है कि राज्य में छात्रों पर बड़े आपराधिक मामले दर्ज नहीं। अयोध्या में प्रस्तावित मंदिर संग्रहालय निर्माण पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। भूमि विवाद मामले में हाई कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। 52 एकड़ में मंदिर संग्रहालय बनाने की योजना को दिसंबर 2025 में यूपी सरकार ने मंजूरी दी थी। यूपी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 15 आईपीएस अफसरों के ट्रांसफर कर दिए। तरुण गाबा को लखनऊ का नया पुलिस कमिश्नर बनाया गया, जबकि प्रयागराज के नए पुलिस कमिश्नर पीयूष मौर्य होंगे। नवीन अरोड़ा को वाराणसी जोन के एडीजी बनाया गया है, जबकि राम कुमार को गोरखपुर जोन की कमान सौंपी गई है। सरकार ने यह बदलाव 2027 विधानसभा चुनाव और कांवड़ यात्रा को देखते हुए किया। बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राज कुंद्रा की याचिका पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कुंद्रा ने विशेष पीएमएलए अदालत के समन और संज्ञान आदेश को रद्द करने की मांग की है। कोर्ट में ईडी ने समय मांगा, जब 6 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होगी। असम में बाढ़ के कहर के बीच पीएम मोदी ने आज असम के सांसदों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम ने आश्वासन दिया है कि केंद्र सरकार प्रभावित लोगों की मदद के लिए असम सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। इस बीच असम के विधायकों ने बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए अपना 1 महीने का वेतन देने का ऐलान किया है। बाढ़ से हजारों के घर डूब गए। प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में 28 वर्ष की पीएचडी स्कॉलर की बारिश के पानी में करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना गर्ल्स हॉस्टल नंबर 10 के पास हुई है, जहां भारी बारिश और जल भराव के कारण पानी में बिजली का करंट फैल गया था। छात्र माइक्रोबायोलॉजी विभाग से पीएचडी कर रही थी। हादसे के बाद छात्रों और स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी। और अब एक अपडेट ईरान अमेरिका युद्ध से, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए वार्निंग है। टारगेट पर उनका परिवार है। ईरान से एक ऐसा खतरनाक एआई वीडियो रिलीज हुआ है, जिसे देखकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के होश फाख्ता हो गए हैं। इस वीडियो को देखने पर पता चलता है कि ईरान अमेरिका की फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के घूमने फिरने, उठने बैठने से लेकर उनकी पसंद नापसंद तक की खबर रख रहा है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने यह वीडियो जारी किया है, जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का करीबी माना जाता है। एआई वीडियो की शुरुआत वेयर टू किल मेलानिया के कैप्शन से की गई है। इन शब्दों के नीचे से खून टपकता दिखाया गया है और खून से बनी मेलानिया की तस्वीर लगाई गई। वीडियो में शुरुआत में ही लिखा गया है कि मेलानिया की हत्या कहां करें। ये ईरान के अंदर बदले की आग को दिखाता है। 2 मिनट के इस वीडियो के जरिए दिखाया गया है कि ईरान को ट्रंप के परिवार की पल पल की खबर है और उसके लिए उन्हें मारना ज्यादा मुश्किल नहीं है। वीडियो में मेलानिया ट्रंप को न्यूयॉर्क शहर में काफिले के साथ घूमते और शॉपिंग करते दिखाया गया है। मैनहट्टन के उन स्टोर्स का जिक्र किया गया है जहां मेलानिया अक्सर आती जाती हैं। कहा गया कि यह जगह ईरान के ऑपरेशन के लिए एकदम सटीक हो सकती है। वीडियो में यह भी सुझाव दिया गया है कि मेलानिया का मर्डर कैसे संभव हो सकता है। पहला सुझाव यह है कि मेलानिया के खरीदे गए कपड़ों में नर्व एजेंट यानी नसों को नुकसान पहुंचाने वाला केमिकल मिला दिया जाए। इसके लिए उन 3 स्टाइलिस्ट को बड़ी रकम देकर अपनी तरफ किया जा सकता है जो उनकी फेवरेट स्टाइलिस्ट है। एक हॉस्पिटल की लोकेशन दिखाते हुए बताया गया कि वहां के स्टाफ के साथ काम करने से मेलानिया की मौजूदगी के बारे में जानकारी मिल सकती है। वीडियो के अंत में राष्ट्रपति ट्रंप के 20 साल के सबसे छोटे बेटे बैरन ट्रंप को भी सीधे धमकी दी गई है। मेलानिया के अलावा उनके लिए यह कहा गया है कि बैरन ट्रंप हमारा इंतजार करें। वैसे अमेरिकन प्रेसिडेंट का परिवार और फर्स्ट लेडी दुनिया की सबसे सिक्योर्ड लोगों में से एक है। हो सकता है ये साइऑप्स का भी एक तरीका हो, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर ईरान की तरफ से। इस वीडियो के रिलीज होने से ही आशंका बढ़ गई है कि ईरान ट्रंप के परिवार की रेकी करवा रहा है। कुछ दिन पहले तेहरान में बड़े बड़े बिलबोर्ड लगाए गए थे, जिनमें ट्रंप के साथ उनके परिवार को अमेरिकी झंडे में लिपटे हुए ताबूतों के ऊपर दिखाया गया था। यहां भी नारा था खून के बदले खून। इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने भी कहा था कि वो ईरान की हिट लिस्ट में है। सवाल यह है कि क्या ट्रंप की युद्ध नीति ने अब उनके अपने परिवार की जान को खतरे में डाल दिया। बात करते हैं अमेरिका में होने वाली
उन दो पावरफुल मुलाकातों की जो दुनिया के दो वॉर फ्रंट पर बहुत कुछ बदल सकती है। दुनिया की राजनीति का सबसे बड़ा पावर सेंटर व्हाइट हाउस है और एक ही दिन में दो ऐसी मुलाकातें जिन पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। एक तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, काफी हॉट एंड कोल्ड रिलेशन है उनका। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, इनसे सिर्फ कोल्ड ही रिलेशन है। और बीच में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। क्या ईरान पर बड़ा फैसला होगा? क्या रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की कोशिश शुरू होगी? क्या पश्चिम एशिया की राजनीति में फिर बड़ा बदलाव आने वाला? और क्या रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने की दिशा में ट्रंप खुद पुतिन से बात करेंगे? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर हम आपको नॉन स्टॉप कवरेज दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत नेतन्याहू के अमेरिका के दौरे की खबर से। कल नेतन्याहू अपनी पत्नी के साथ अमेरिका के लिए रवाना हुए। बड़ी खुशी उन्होंने बताया कि पिछले कुछ महीनों में वो डोनाल्ड ट्रंप से 8वीं बार मुलाकात करने वाले दुनिया के पहले राष्ट्राध्यक्ष हैं। नेतन्याहू ने ट्रंप को अपना दोस्त बताया और वो उनसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड है, ये भी कहा। लेकिन पिछले कुछ घंटों में ट्रंप ने नेतन्याहू के लिए जो कुछ कहा है वो उन दोनों की दोस्ती के लिए अच्छे संकेत नहीं है। ट्रंप अपने बड़बोलेपन और अक्खड़ अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नेतन्याहू से मिलने से ठीक पहले उन्होंने जो कुछ कहा वो शायद नेतन्याहू को पसंद ना आए। आप देखना आपको जरूरी है कि आखिर क्या कहा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान को लेकर मुझे नेतन्याहू को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। बीबी चाहते हैं कि मैं ईरान को लेकर उलझा रहूं। मेरे पास स्पेस फोर्स और दुनिया के बेहतरीन कैमरे हैं। मुझे पता है कि पिकेक्स माउंटेन में क्या हो रहा है। इसके आगे ट्रंप ने कहा, रहा सवाल तुर्की को F-35 भेजने का, तो कोई मुझे कुछ नहीं बता सकता। तुर्की हमारे लिए एक शानदार सहयोगी रहा है। ट्रंप की भाषा नेतन्याहू के लिए उनके शब्द थोड़ा चुभने वाले हैं। अब देखना होगा कि मुलाकात के वक्त दोनों की केमिस्ट्री क्या होती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, ओपन सोर्स इंटेल में कहा गया है कि ट्रंप नेतन्याहू को वेलकम नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सीधे मैसेज दिया था, पहले बताओ तुम क्या लेकर आ रहे हो जिससे मैं तुमसे बातचीत करूं। और कहा जा रहा है कि उसमें एक गाजा का प्लान है, ओपन सोर्स इंटेल में।